अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। ये हमारा एएस फिज़िक्स 9702 चैप्टर 3 डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3 है और टॉपिक है इसका मोमेंटम। इसका पार्ट 1 हम लेक्चर नंबर 2 में कर चुके हैं। यहाँ आज हम इसका पार्ट 2 कर रहे हैं। बेसिकली मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ताकि आप आसानी से चीज़ों को समझ सकें, वरना भी वो लॉन्ग हो जाता है लेक्चर, तो फिर वो उसके लिए कंसंट्रेट करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ हमारा जो मेन कंसर्न है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। यहाँ हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर को अगर रिकॉल करें तो आपको ये याद होगा कि मोमेंटम जो है वो हमारे पास अगर p से रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो ये मास इनटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। और हमारे पास जो है वो हमने इसको देखा था कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और फिर इसकी और हमने डिफरेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस किए थे, फोर्स से रिलेट किया था वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम जैसे मैंने आपसे कहा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को बेसिकली फ़ोकस करना है, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो आपसे बार बार पूछा जाएगा। स्टेटमेंट इसका याद रखें। इसको आप सिंपली यूँ करके लिख सकते हैं कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। ये हमारे पास जो है वो इसका स्टेटमेंट है। और इसको आप यूँ भी करके लिख सकते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट और कंजर्व। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो इसकी बेसिकली, जैसा मैंने आपसे कहा कि स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। ईजीएस्ट स्टेटमेंट तो इसका ये है, वन लाइनर। यहाँ पर आपको ये देखना है कि इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो आइसोलेटेड सिस्टम की बात की जा रही है और ज़ाहिर है कि टोटल मोमेंटम की बात की जा रही है। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है थोड़ी सी। और यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ ये है कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम को डिफ़ाइन करें, यहाँ कहीं मैं इसको लिख देता हूँ, तो ये हमारे पास जो है वो क्या होगा। आइसोलेटेड सिस्टम, a system in which no external forces are involved। क्या मतलब है भाई इस बात का? हमने कहा कि ऐसा है कि हमारे पास मसलन अगर हमारे पास टू बॉडीज़ हैं, टू बॉल्स हैं, और ये बॉल्स जो हैं वो कोलाइड करती हैं या चल रही हैं। पहले चलिए वहाँ से शुरू करें बात को कि हमारे पास एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है। इसका एक इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आप यू ए लिख रहे हैं, और इस ज़ाहिर है कि इसकी एक इनिशियल वेलोसिटी है जिसको आप यू भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सूरत हाल है। तो अगर ये यू ए को हम बॉडी ए के मास एम ए से मल्टीप्लाई करें तो वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी ए हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर हम जो है वो वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी है बॉडी बी की, उसको मास ऑफ बॉडी बी से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास जो है वो इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि जब ये दोनों जो है वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो क्या होता है। हमने कहा जी मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर टकराए, तो जब वो यहाँ कोलाइड कर रहे हैं तो हमने कहा कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में ये पढ़ा है कि जब भी टू बॉडीज़ एक्ट करेंगी या इंटरेक्शन उनका होगा तो क्या होगा कि जी हमारे पास बॉडी ए मिसाल के तौर पर एक फ़ोर्स लगाएगी किसके ऊपर, बॉडी बी पर। इस फोर्स को हम अगर एफ ए बी कह रहे हैं तो हमारे पास इसके जवाब में, इसके रिएक्शन के तौर पर बॉडी बी जो है वो भी एक फ़ोर्स लगाएगी और उसको हमने कहा कि वो एफ बी ए होगा। तो इन फोर्सेस के अलावा हमारे पास और कोई फ़ोर्स हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यानी एयर फ्रिक्शन है या फ्रिक्शनल ऑफ द सरफेसेस है या इस तरह का कोई फ़ोर्स अगर हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो फिर ये टू बॉडी सिस्टम जो है ये हमारे पास जो है वो क्या होगा, हम कहेंगे जी ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है, अगर हम इसको उर्दू में
कहें तो ये इसका मतलब है कि अलग या तन्हा, आइसोलेटेड। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे यूनिवर्स से हमने एक तरीके से इसको सेपरेट कर लिया है, अलग कर लिया है, और कोई फोर्सेस जो यूनिवर्स में मौजूद हैं उनको हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ जो फोर्स है बॉडी ए की बॉडी बी पर, और उसके रिएक्शन के तौर पर जो है वो फोर्स ऑफ बॉडी बी बॉडी ए पर, ये फोर्स एग्जिस्ट करती हैं या फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, बाकी कोई फोर्सेस नहीं हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप इस पूरे सिस्टम को देखेंगे तो ये सिस्टम जिसमें कहीं कोई बाहर की फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं हैं, ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। तो आप कहेंगे कि जी इसका जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो कंजर्व रह रहा है या कंजर्व रहेगा। मतलब क्या है इसका, जैसे मैंने भी आपको कहा कि यहाँ मिसाल के तौर पर हमने देखा कि हमारे पास कोलिजन हुआ इनका, उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर ये जो है वो बॉडीज़ मैं यहाँ बनाए दे रहा हूँ, ये बॉडीज़ अगर जो है वो ट्रैवल कर रही हैं, मूव कर रही हैं, और इनकी जो अब वेलोसिटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं, और वो वेलोसिटीज़ जो हैं वो अब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VA और VB से, यानी फ़ाइनल वेलोसिटीज़ हैं इनकी ये। और हमने कहा कि ये बॉडी A थी, ये बॉडी B थी। ज़ाहिर है इसका मास कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मास कोई चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि जब हम यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें मास को फाइनल वेलोसिटी से, तो ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A आएगा, और जब हम बॉडी B के मास को इसकी फाइनल वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो ये फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी B आएगा। तो बॉडी A और बॉडी B के जब मोमेंटम्स को आप ऐड करेंगे तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन हो जाएगा, या जिसको आप फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम भी कह सकते हैं। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ लिख दी हैं, इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो इक्वेशन है वो आपने याद रखनी है, और वो क्या है कि इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, यानी ये सब कुछ ऐड करके, यानी MAUA प्लस MBUB, ये हमेशा इक्वल होगा किसके, फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के, जो इन मोमेंटम्स को ऐड करके आया। तो MAVA प्लस MBVB। अब ये एक बहुत ही फंडामेंटल इक्वेशन है जिसको आपने याद रखना है। तो जो बुनियादी इक्वेशन है, जो फंडामेंटल इक्वेशन है जो आपने याद रखनी है, वो ये इक्वेशन है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जब आप ये इक्वेशन जहन में रखते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम इससे हल हो जाती हैं, सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा पीछे जाके देखना पड़ेगा कि ये इक्वेशन हम कैसे डेवलप या ड्राइव कर सकते हैं। मैं ड्राइव तो नहीं कर रहा, लेकिन इसकी एक जो बेस है वो आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आपके पास यहाँ पर एक बॉडी A है और एक बॉडी B है, और ये बॉडीज़ जो हैं वो इनिशियल वेलोसिटीज़ UA और UB से ट्रेवल कर रही हैं, तो जब ये इंटरेक्ट करती हैं तो मैंने भी आपको बताया कि इनकी सूरत हाल ये है कि बॉडी A बॉडी B पर फोर्स लगा रही है, और जो है वो बॉडी B जो है वो बॉडी A पर फोर्स लगा रही है। तो यह है AB, तो यह है BA। अब इसमें से कोई सी भी एक फ़ोर्स जो है वो आप एक्शन और दूसरी फ़ोर्स को रिएक्शन कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि बॉडी A जो है उस पर कौन सी फ़ोर्स लगी है, तो पता चला कि उस पर बॉडी B की तरफ से फ़ोर्स लगी है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से कि FBA, यानी फोर्स ऑफ बॉडी B ऑन टू A, ये बॉडी A के मोमेंटम को चेंज करती है। तो MAVA माइनस MAUA जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम है। और हम पिछले लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ये फोर्स के बराबर होता है अप्लाइड फोर्स के। तो बॉडी A पर कौन फोर्स अप्लाई कर रहा है, हमने कहा जी बॉडी B कर रही है। कैसे रिप्रेजेंट करें, FBA से रिप्रेजेंट कर लें उसको। तो ये हमने FBA से इसको रिप्रेजेंट कर लिया, और जहाँ पर हमारे पास ताल्लुक़ है चेंज का, तो वो चूँकि ज़ाहिर है कि हमारे पास बॉडी A में चेंजिंग आई है, तो यहाँ मास और फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी ये सारा कुछ बॉडी A का होगा। इसी तरीके से जैसे मैंने भी आपसे कहा कि बॉडी A की तरह बॉडी B पर भी हमारे पास जो है वो फोर्स एक्ट हो रही है। वो कौन सी फोर्स है, वो FAB है। तो वही अगेन कि हमारे पास बॉडी B पर जो अप्लाइड फोर्स है वो बॉडी A की फोर्स है जो बॉडी B पर एक्ट कर रही है। तो हमने कहा कि इसको कैसे देखें, तो यहाँ पर भी वही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉडी B। तो यहाँ जो सारे
पैरामीटर्स हैं, क्वांटिटीज़ हैं, वो सारी बॉडी बी की कंसीडर की जाएंगी या होंगी। अब जिस तरह मैंने भी आपसे कहा कि हम बहुत सिंपली ये बात जानते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के लिहाज से, और ये वो पूछता है आपसे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ से इसको एक्सप्लेन करें, तो ये फिर आपने लिख दिया कि एफ बी ए इज़ इक्वल टू माइनस एफ ए बी, यानी एक रिएक्शन है तो एक रिएक्शन है। कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी डायरेक्शन को नेगेटिव कौन से को पॉजिटिव लिया हुआ है। लेकिन अल्टीमेटली जब आप इन इक्वेशंस को यहाँ पर यूज़ करते हैं तो फिर ये इक्वेशन आपके पास आ जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये कोई इक्वेशन ड्राइव करने की आपको ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता होना चाहिए कि ये जो हमारे पास फाइनल इक्वेशन आई थी कि इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, ये हमारे पास जो है वो कैसे डेवलप हुई, कहाँ से आई, तो हमने कहा जी ये सारे का सारा खेल जो है वो फोर्सेस का है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो हम फोर्सेस में देख चुके हैं उससे हम इसको समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इक्वेशन जो है वो आपने याद रखनी है। बुनियादी इक्वेशन ये है कि इनिशियल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी इज़ इक्वल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। अब यहाँ कुछ एग्जांपल्स हम क्विकली देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ हमने जो है वो एक गन को देखा, और जब हम एक गन की बात कर रहे हैं तो गन ख़ुद तो बेकारी है जब तक उसके अंदर बुलेट ना हो। तो दरअसल ये क्या है, ये एक बुलेट और गन का सिस्टम है, और हम क्या कह रहे हैं कि जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो कोई नहीं है, सिर्फ एक बुलेट है और एक गन है, एक बुलेट है और एक गन है। तो ये यहाँ पर हमने इस पर एक मिसाल के तौर पर इस वाली सिचुएशन को देख लें तो यहाँ पर जो है वो आपके पास एक ज़ाहिर गन, एक पिस्टल दिखाई गई है और एक बुलेट दिखाई गई है। तो ये जैसे मैंने भी आपसे कहा कि ये एक सिस्टम बना रहा है। ये आपके पास क्या चीज़ है, बुलेट है, और ये आपके पास जो है वो पिस्टल है। तो ये गन एंड बुलेट इसको कह दें या पिस्टल एंड बुलेट कह दें। दूसरे केस में ज़रा ये गन दिखा दी है हमने, तो यहाँ पर ये हमारे पास बुलेट दोनों केसेस में है। एनी हाउ, तो हमने कहा कि जी हमारे पास जो वो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, बुलेट एंड गन। तो जब तक गन फायर नहीं हुई है उस वक्त ना तो हमारे पास बुलेट की कोई वेलोसिटी है और ना ही गन की कोई वेलोसिटी है। तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग जो है वो क्या है, एम बी यू बी यानी बुलेट की बात की जा रही है, एम जी प्लस यू जी यानी गन की बात की जा रही है। तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बुलेट और इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गन को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग आ जाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो है वो चूँकि जब गन फायर जो है वो नहीं हुई है तो उस वक्त जो है वो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो ज़ीरो है। तो इस पूरे की जगह आपने ज़ीरो लिख दिया या लिख सकते हैं। दूसरी तरफ इक्वेशन के राइट साइड पे जब आप देखते हैं तो ये टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग है, और जाहिर है यहाँ पर कोई ना कोई इसकी फाइनल वेलोसिटी बुलेट की भी है और फाइनल वेलोसिटी गन की भी है, मैसेज तो ज़ाहिर इन्वॉल्व ही हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ अगर आप इसको एक किसी भी मिसाल के तौर पर आपने कहा जी गन को हम इस तरफ ले जाते हैं तो ये एम जी वी जी आ गया। तो आपने कहा कि इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है वो इक्वेशन एक नई शक्ल इख्तियार कर गई है, और इसको हम फाइनली अगर लिखना चाहें कि वेलोसिटी ऑफ द गन मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछी जा रही हो तो आप जो है वो मोमेंटम ऑफ द बुलेट को डिवाइड करेंगे किससे, मैस ऑफ द गन से। तो आपके पास जो है वो ये वैल्यू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डालेंगे वो आ जाएगी वैल्यू। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि अगर यहाँ पर जो है वो हम इस नेगेटिव साइन को इग्नोर नहीं कर सकते, और ये नेगेटिव साइन दरअसल हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जब ये बुलेट आगे की तरफ जाएगी यानी एक मोमेंटम हमारे बुलेट को आगे की तरफ मिलेगा तो इसके रिएक्शन के तौर पर या यूँ कहूँ कि एक फोर्स एक्ट कर रही है गन के ऊपर बुलेट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वजह से, और एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रही है बुलेट पर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बुलेट क्रिएट कर रही है। तो ये दोनों फोर्सेज हैं एक दूसरे के अपोजिट होंगी। नतीजा क्या है कि हमारे पास गन जो है उसकी वेलोसिटी आप देख रहे हैं कि वो नेगेटिव में आ रही है, यानी गन जो है वो पीछे की तरफ
एक झटका लेती है, जिसको आप रिकॉइल ऑफ द गन कहते हैं। तो रिकॉइल ऑफ द गन को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव साइन यूज़ हो रही है। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर आप जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़, उनको हम देखेंगे और जो है उसको वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि ये इक्वेशन जो है वो किस तरह हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ये इक्वेशन हमने डेवलप कर ली है। बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं। कुछ एग्जांपल्स को मैंने डिस्कस किया है, जैसे यहाँ पर अभी मैंने बुलेट और गन के सिस्टम की बात की। इसी तरीके से अगर आप रॉकेट और गैस के सिस्टम की बात करें तो क्या है कि आपने कहा जी रॉकेट में फ्यूल मौजूद है और इनिशियली ज़ाहिर अगर रॉकेट जो है वो लॉन्चिंग पैड पर खड़ा हुआ है बिफोर लॉन्चिंग, तो आपने कहा कि जी इसका जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है वो ज़ीरो होगा, ना रॉकेट मूव कर रहा है ना कुछ और। तो लेकिन कुछ और क्या, तो हमने कहा कि जी हमारे पास जब फ्यूल बर्न होता है तो गैसेस इसकी नीचे की तरफ जो है वो तेज़ी से निकलती हैं, और इसका मतलब है कि एक फोर्स गैसेस पे लग रही है जो कि गैसेस के मोमेंटम को चेंज कर रही है। इसके जवाब में क्या होगा, इसके रिएक्शन के तौर पर क्या होगा कि गैसेस जो हैं वो फोर्स लगाएंगी रॉकेट पर और रॉकेट के मोमेंटम को चेंज करेंगी। तो हमने कहा कि लेकिन अभी भी वही बात है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, रॉकेट और गैस मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। तो आपने कहा कि जी वो हमारे पास फिर वही बात आ जाती है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर लॉन्चिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर लॉन्चिंग। में पूरी लाइन लिखी है, आफ्टर लॉन्चिंग लिख दिया है सिर्फ। ये पूरी चीज़ यानी जो इनिशियल मोमेंटम था रॉकेट और गैस का वो ज़ीरो था, लेकिन हमारे पास आ रहा है कि फायर के बाद गैसेस नीचे की तरफ निकल रही हैं एक ख़ास वेलोसिटी से, और रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है एक ख़ास वेलोसिटी से। अब आप चाहे वो गैसेस की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें या रॉकेट की वेलोसिटी को नेगेटिव ले लें, ये डिपेंड करेगा कि आपने अपवर्ड डायरेक्शन को जो है वो पॉजिटिव लिया है या डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन ये बात तय है कि गैसेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगी रॉकेट के, या रॉकेट जो है उसकी जो मूवमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी एज़ कम्पेयर टू गैसेस, और ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द नेगेटिव साइन। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हमारे पास एक्सप्लोजन की है। तो हमने कहा एक्सप्लोजन है या कोई बड़ा न्यूक्लियस है, जिसे आप देखते हैं कि फिशन रिएक्शन होता है। तो फिशन में क्या होता है कि एक जो बड़ा न्यूक्लियस है आप कहते हैं जी वो डिवाइड होके और उसने छोटे न्यूक्लियाई जो है वो बना दिए और जो है वो कुछ रेडिएशंस इमिट हुई। तो लेकिन ये वही चीज़ है जो एक्सप्लोजन का कॉन्सेप्ट है कि इनिशियली हमारे पास बॉम्ब जो है वो रेस्ट में है, लेकिन जब ये ब्रेक होता है तो ये एक, बल्कि वो क्वेश्चन करते हैं कि जी जब ये ब्रेक होता है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इसके टू पीसेस क्यों जा रहे हैं। अगर हम टू पीसेस को सिर्फ कंसीडर करें, वैसे तो ज़ाहिर बॉम्ब जब ब्लास्ट होता है तो बहुत सारे पीसेस होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप टू पीसेस भी कंसीडर कर लें तो आपके पास जो है वो ये सूरत हाल बन जाएगी कि जो है वो हमारे पास अगर एक बॉडी इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी जो इसका पीस है वो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, और कॉन्सेप्ट जो है वो फिर यहीं से आ जाता है। तो यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, ये क्या चीज़ है, तो आपने कहा जी ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन, और ये है टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर एक्सप्लोजन। फिर वही चीज़ आ जाती है हमारे पास के हमारे पास जो अल्टीमेटली जो इक्वेशन है वो वैसे ही पहले की तरह है। इसके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ डाल के आप इसकी V1 या V2 या जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास जो है वो ये मुख्तलिफ़ सिचुएशंस हो सकती हैं। एक सिचुएशन जो मैंने शुरू में डिस्कस की थी वो तो है ही, और वो क्या है कि हमारे पास टू बॉडीज़ जो हैं वो कोलाइड करती हैं। कोलाइड करने के बाद एक ही डायरेक्शन में भी चल सकती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी चल सकती हैं, वगैरह वगैरह। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम एक यहाँ एनिमेशन देखें तो ये मिसाल के तौर पर हमारे पास सिचुएशन है कि मैसेज जो हैं वो दोनों 1 kg के हैं, और हमने दोनों की वेलोसिटीज़ भी 5 रखी हुई हैं। एक इधर से आ रहा है, दूसरा उधर से आ रहा है। तो क्या हुआ, जब ये अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो क्या होगा, हमने कहा जी ये जो है वो अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो ये टकरा कर वापस चले जाएंगे। तो ये एक सिचुएशन है। लेकिन अगर जो है वो मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि एक की वेलोसिटी हमने सपोज़ के इंक्रीज़ कर दी और इसको हमने इंक्रीज़ करके इसकी वैल्यू जो थी वो बढ़ा दी, अब क्या होगा देखें कि जब ये टकराएगा तो अब इसकी वेलोसिटी इंटरचेंज हो गई। ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सिचुएशंस मैं आपको दिखा रहा हूँ।
कि हमारे पास इसको दोबारा देखें कि जो है वो किस तरीके से वेलोसिटीज़ एक की 10 थी, दूसरे की -5 थी, और जब ये कोलिजन के बाद मैसेज जो थे वो सेम थे, कोलिजन के बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपने मैसेज को, अपने मोमेंटम्स को इंटरचेंज कर लिया, यानी वेलोसिटीज़ को इंटरचेंज कर लिया। अब अगर मिसाल के तौर पर ये आप कहें कि जी हम इसको मैस को जो है वो बढ़ा रहे हैं, रेड के मैस को हम बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटीज़ की वही सिचुएशन अब देखेंगे क्या होता है। तो हमने कहा कि हमारे पास जो था, जो बड़ा मैस है वो अपनी उसी वेलोसिटी से या कम वेलोसिटी से, यानी डायरेक्शन तो वही है, वेलोसिटी तो ऑब्वियसली चेंज हुई है, वेलोसिटी से वेलोसिटी उसकी कम हुई, लेकिन जो हमारे पास, इसको दोबारा देखिए कि हमारे पास जो रेड मैस है या ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और उसका मैस है 3 kg, जबकि ब्लू ट्रॉली जो है उसका मैस है 1 kg और उसकी वेलोसिटी 5 है। तो जब ये हिट करते हैं तो हमारे पास जो स्मॉल मैस है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और जो हमारे पास बिगर मैस है उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, लेकिन जो है वो ज़ाहिर है उसी डायरेक्शन में मूव करता रहता है। इसी तरीके से हम अगर मिसाल के तौर पर यहाँ देखें कि मैसेस जो हैं वो अब हमने इक्वल ले लिए हैं, और अब देखें कि क्या सूरत हाल हो रही है। वेलोसिटी का ख्याल रखिएगा कि एक की वेलोसिटी 10 है, दूसरे की जो है वो, चलें हम इसको भी चेंज कर लेते हैं और हम ये कहते हैं कि जी ये मिसाल के तौर पर -10 है, या यूँ भी कर सकते हैं कि हम ये कहेंगे चलें पहले ये रेस्ट में था, यानी ब्लू बॉडी जो है वो रेस्ट में है और रेड जो है वो इससे आके हिट कर रही है। अब देखें क्या हुआ, फिर इंटरचेंज हुआ, जो रेड की वेलोसिटी थी वो 0 हो गई और जो ब्लू की वेलोसिटी थी वो 10 हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी हैं और ये सब कुछ जो है वो m1v1 + m2u2 और इसी तरीके से इज़ इक्वल टू m1v1 + m2v2 की जो इक्वेशन है उससे हो रहा है। एक्सक्लूजन का केस देखिए, एक्सक्लूजन के केस में जब दोनों हमारे पास ज़ाहिर है कि बिफोर एक्सक्लूजन, जैसे मैंने भी आपसे कहा, रेस्ट में हैं तो इनकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हैं। अब जब ये दोनों इक्वल मैसेज के हैं तो देखें क्या होगा। एक्सक्लूजन के बाद ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लेकिन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो ये आपके पास जो है वो एक चीज़ है। दूसरे, आप अगर इसका मैसेज चेंज कर दें, यानी आपने कहा एक का मैस जो है वो कम है, दूसरे का मैस ज़्यादा है, यानी जब एक्सक्लूजन हो रहा है तो एक मैस जो है वो कम हुआ, दूसरा ज़्यादा हुआ, तो देखेंगे क्या हुआ कि हमने कहा कि यहाँ पर जो स्मॉल मैस है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है और जो बिगर मैस है उसकी वेलोसिटी कम है। टोटल मोमेंटम अगर आप देखें तो किस तरह पता चलेगा कि जो, जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा कि यहाँ पर आपके पास जो मैस था, अगर वो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि अगर आप जो है वो मिसाल के तौर पर यहाँ पर बात कर रहे हों, कोई वैल्यू ले लें, अगर आप इसकी, आपने कहा जी हमारे पास जो है वो इनिशियल मैस 1 का है, जो है वो मिसाल के तौर पर 3 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है, फाइनल वेलोसिटी अगर है मिसाल के तौर पर 3, तो यहाँ अगर इसका मैस जो है वो सपोज़ 9 है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल सी बात है, 3 3 9 और 9 से डिवाइड करें तो -1। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास जो मैस है बॉडी का वो यहाँ पर बढ़ा हुआ है 9 और 3, तो यहाँ पर हमने कहा कि जी 3 टाइम्स है, तो जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो इसकी 1/3 होगी। यानी अगर यहाँ 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो ये सिर्फ 1 से मूव करेगा। तो जो स्मॉल मैस है उसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है और जो बिगर मैस है उसकी वेलोसिटी जो है वो कम है, और मगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया कि मुख्तलिफ़ केसेस हम देख रहे थे कि अगर हमारे पास यहाँ पर जो है वो फर्स्ट कीजिए कि एक का मैस है 2 और एक का मैस है 1। अब देखें कि वेलोसिटीज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, डिफरेंस होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। 10 और 5 का डिफरेंस है, वही आपके पास रेशो का मैस का रेशो है, यानी हाफ मैस है तो डबल वेलोसिटी है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसका जो है वो मैस जो था 3 टाइम्स कर दिया तो अब देखिएगा कि क्या होगा कि हमारे पास जब इसको हम यूज़ करते हैं, देखते हैं, तो पता चला कि वो 1/3 तकरीबन जो है वो इसकी वेलोसिटी आ रही है बड़े मैस की, और जो छोटा मैस है उसकी वेलोसिटी 3 टाइम्स हो जाती है। दोबारा इसको देखें
तो मेरे ख़्याल से ये चीज़ आपके अब जहन में क्लियर हो जानी चाहिए कि ये किस तरीके से हम देख रहे हैं और इसको क्या क्या इससे हम समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद एक और जो चीज़ छोटी सी है वो ये है कि हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि चूँकि अभी तक जो हमने देखा वो तो एक ही डायमेंशन में देखा, यानी एक्स एक्सिस पे कोई चीज़ मूव कर रही है या इस केस में वाई एक्सिस पे मूव कर रही है। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि एक बॉडी, एक बॉल एक सेकंड बॉल से जाकर हिट करे, जो मिसाल के तौर पर रेस्ट में थी, तो पता चला कि हमारे पास जो है वो क्या हुआ कि जो है वो बिफ़ोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन की सूरत हाल क्या आ रही है। तो हमने कहा कि भाई ये एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर मूव करते हुए हमने देखा कि जब उसने यहाँ हिट किया तो जो ये वाली बॉल थी वो कोई यहाँ चली गई और जो ब्लू वाली बॉल थी वो इससे एक एंगल बनाते हुए दूसरी तरफ चली गई। तो जो रेड बॉल ने एंगल बनाया अलोंग एक्स एक्सिस वो फाई है, ये फाई है साइन, ये फाई का साइन है। और जब ये हमने इस एंगल इसका ब्लू का देखा तो वो हमारे पास जो है वो थीटा का एंगल है। अभी जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप एक्स एक्सिस पे मूव कर रहे हैं तो मोमेंटम जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है उसको अगर आप वेक्टर से प्रेजेंट कर रहे हों तो एक्स एक्सिस पर हमारे पास मोमेंटम है, लेकिन वाई एक्सिस पर कोई मोमेंटम नहीं है। तो जब आप एक्स एक्सिस पर टोटल मोमेंटम ऑफ दिस सिस्टम की बात करेंगे तो उसकी वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, m1u1 प्लस m2u2। अब अगर ये फर्स्ट के लिए मूव नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, फिर अब ये भी ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अदरवाइज़ जो है वो इसका मोमेंटम मौजूद है अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन जब कोलिजन के बाद आप देखते हैं तो क्या हुआ, तो पता ही चला कि हमारे पास जो है वो दोनों वेलोसिटीज़ के यानी v1 के भी और v2 के भी कंपोनेंट्स बनाए जा सकते हैं। तो ये x कंपोनेंट है v1 का, ये x कंपोनेंट है v2 का। तो पता ही चला कि हमारे पास जो है वो ये दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं वेक्टर्स को। तो रिजल्टेंट एक्स एक्सिस पर जो वेलोसिटी है वो हमें पता चलेगी। तो और उस पर अगर हम मोमेंटम की बात करें तो जैसे मैंने भी आपसे कहा कि वेक्टर क्वांटिटी है चूँकि मोमेंटम, तो ये कैसे पता चलेगा, m1v1 cos थीटा, यानी हमारे पास जो ये है इसकी बॉडी ए की जो हमारे पास मोमेंटम की बात हो रही है तो वो ये आ रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। और इसी तरीके से बॉडी बी का जो हमारे पास मोमेंटम है अलोंग एक्स एक्सिस वो यहाँ से आ जाएगा m2v2 cos फाई। ख्याल रखिए जो मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास ये दोनों जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में हैं दोनों कंपोनेंट। लेकिन जब आप वाई एक्सिस पर आते हैं तो आपको पता चलता है कि वाई एक्सिस पर अगर हमारे पास बॉडी ए की जो वेलोसिटी थी उसका कंपोनेंट देखें या मोमेंटम का जो है वो अगर आप कंपोनेंट देखें तो वो अलोंग वाई एक्सिस है, और जो बॉडी टू है या बी है उसका जो हमारे पास जो कंपोनेंट ऑफ द मोमेंटम या कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी की बात करें तो वो डाउनवर्ड्स है। तो इसका मतलब क्या है, पहली बात कि हमारे पास टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन अलोंग वाई एक्सिस की अगर आप बात करें तो जैसे मैंने भी आपसे कहा कि यहाँ कोई वाई एक्सिस पे मोमेंटम मौजूद नहीं था तो वो ज़ीरो है। जबकि दूसरी तरफ m1v1 साइन थीटा और m2v2 साइन फाई ये हमारे पास मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। लेकिन नेगेटिव साइन हमने यहाँ क्यों लिया, इसलिए कि अगर हमारे पास जो है वो v1 पॉजिटिव है तो v2 जो है वो नेगेटिव है, और दायरा है उसी से मोमेंटम भी बन रहा है। तो ये हमारे पास जो है वो एक नई इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, यानी टू इक्वेशंस यहाँ पर आपने डील करनी हैं। बल्कि ये जहन में रखेंगे जितने डायमेंशंस बढ़ते जाएंगे आपके पास इक्वेशंस भी बढ़ती जाएंगी। तो यहाँ टू आपके पास डायमेंशन की बात हो रही है तो पता चला कि आपके पास जो है वो इक्वेशंस भी दो बन रही हैं, और उसको फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप मुख्तलिफ इसमें जो भी रिक्वायर्ड सिचुएशन है या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उससे इसको मालूम कर सकते हैं। तो ये जो है वो एक आपके पास एक इस तरीके से टू डायमेंशन में मोमेंटम को डिस्कस किया जाएगा। ये सारा डिस्कस करने के बाद मैं चाहूँगा कि कुछ MCQs जो हैं जो इससे रिलेटेड हैं वो हम कर लें, क्योंकि जो है वो जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे ख़्याल से वो MCQs हैं बहुत अच्छे तरीके से हमारी समझ में आते हैं एज़ कम्पेयर टू P2 या जिसमें स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन हो। यहाँ कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं
यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो इसका एयर है वो भी दिया हुआ है कि कौन से एयर का पेपर है ये। यहाँ देखिए कि 2 इक्वल masses travel towards each other on a frictionless air track at a speed of 60 centimeter per second and 30 meter per second। तो ये वेलोसिटीज़ दी हुई हैं। इक्वल मैसेज का मतलब क्या है कि अगर आपके पास एक m1 है तो दूसरा m2 है, तो दोनों के मैसेज को आप m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द मैसेज आफ्टर इम्पैक्ट। यहाँ उसने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, दे स्टिक टुगेदर ऑन इम्पैक्ट, यानी जब वो यहाँ पे आके कोलाइड करते हैं तो वो एक दूसरे से स्टिक हो जाते हैं, और इसका मतलब है कि अब वो एक बॉडी के तौर पर मूव करेंगे। तो इसको हम फिर कैसे देखें, यहाँ मैंने इसको सॉल्व कर दिया है कि आपके पास इक्वेशन तो वही है, m1u1 प्लस m2u2 इज़ इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। लेकिन जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक मोमेंटम अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो दूसरा मोमेंटम नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसको हमने फिर यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज़ किया। और जाहिर है कि हमारे पास, जैसे मैंने कहा कि जब ये दोनों स्टिक टुगेदर वाली सिचुएशन पे चले गए तो अब वेलोसिटी जो है आफ्टर कोलिजन वो इनकी सेम है। v1 v2 लिखने के बजाय v लिख दें, वो कॉमन ले लें, और मैसेज जो हैं वो भी m1 m2 लिखने के बजाय सिर्फ m ले आया सकता है उसको, तो ये कॉमन m आ गया। यहाँ ये भी m ये भी m, तो ये आपके पास m प्लस m हो जाएगा। तो नतीजा ये है कि ये v और ये 2m मौजूद है। इस m से इस m को कैंसिल कर दें, यहाँ आपको 30 मिल रहा है, यहाँ आपको 2v मिल रहा है, तो v जो है वो 15 मीटर पर सेकंड आ रहा है। तो ये आपने इक्वेशन यूज़ करके और निकाल लिया, तो इसका जो आंसर है वो a है। होपफुली आपकी समझ में आ गया मैंने क्या बताया। दूसरा क्वेश्चन देखें, ये डायरेक्ट मोमेंटम से तो मुताल्लिक नहीं है, लेकिन ये डायनामिक्स का क्वेश्चन है जो कि हमने न्यूटन्स लॉस किए हैं, तो कोई मसला नहीं है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। तो कुछ कोई क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉस से मुताल्लिक भी करते चले इस डिस्कशन के साथ साथ। यहाँ देखें कि वो आपसे कह रहा है कि 2 ब्लॉक्स x and y of masses m and 3m respectively are accelerated along a smooth horizontal surface by a force F applied to block x as shown। यानी आपके पास 2 ब्लॉक सिस्टम है, एक x है और एक y है। इस पर जो टोटल फोर्स लग रही है वो आपके पास F लग रही है, लेकिन आपको ये भी पता है कि ये जो है वो फोर्स x जो है वो F पर और y जो है वो x पर लगाएगा। वो आपसे कह रहा है कि जी वो मैग्नीट्यूड मालूम करो, व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स exerted by block x on block y during this acceleration। यानी एक्सेलरेशन एक ही है। पहले हमने देखा कि जो हमारे पास टोटल फोर्स है वो क्या है, टोटल मास और एक्सेलरेशन, यानी F इज इक्वल टू ma, जो हम पढ़ के आए हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो टोटल फोर्स F है, टोटल मास जो है वो m प्लस 3m है, एक्सेलरेशन a है। तो इससे आपने एक्सेलरेशन फाइंड कर लिया या करना है, और वो आपके पास आ रहा है F डिवाइड बाई 4m। F की कोई वैल्यू नहीं दी है, लेकिन वो F की टर्म्स में ही आपसे आंसर एक्चुअली पूछ रहा है। अब उसने कहा कि जी ये बताओ कि जो x है वो F पर कितनी फोर्स लगाएगा। तो और क्या कहा उसने कि जी ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन। तो ड्यूरिंग दिस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, हमने कहा भाई सिंपल सी बात यह है कि एक्सेलरेशन जो हमने ये कैलकुलेट किया है वही एक्सेलरेशन है, लेकिन अब अगर हम इंटरनली देख रहे हो तो x y पर कुछ और फोर्स लगा रहा है और y x पर कुछ और फोर्स लगा रहा है। यहाँ बात की जा रही है फोर्स ऑफ x ऑन टू y की। तो बॉडी जो है वो चूँकि हमारे पास y कंसिडर करनी है तो मैस हमें y का कंसिडर करना है। एक्सेलरेशन जैसे हमने कहा कि हमारे पास जो है वो वही है जो अभी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो वो हमने यहाँ लिख दिया 3m इंटू F डिवाइड बाई 4m। m से m कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा उस फोर्स के लिए जो x अप्लाई कर रहा है y पर, और वो है 3F डिवाइड बाई 4। आंसर है आपका D। होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अ बॉल ऑफ 2 kg ट्रेवलिंग एट 8 मीटर पर सेकेंड। एक आपके पास बॉडी सर के A है, ये B है, एक का मास 2 है जो कि 8 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है,
स्ट्राइक्स अ बॉल ऑफ मैस 4 kg, दूसरे का जो मैस है वो 4 kg है, ट्रेवलिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड और उसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है। बोथ बॉल्स आर मूविंग अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन एज शोन, यानी कोई वो वाली सूरत हाल नहीं है जो हमने अभी यहाँ देखी है 2 डायमेंशन वाली, कि वो 2 डायमेंशन में चला जाएगा, वो एक ही डायमेंशन में चल रहा है। आफ्टर द कोलिजन बोथ बॉल्स मूव एट द सेम वेलोसिटी v, फिर वही बात है कि इनकी वेलोसिटी फिर सेम हो गई। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, तो जैसे अभी हम पहले कर चुके हैं वही तरह का क्वेश्चन है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू वी, चूँकि v कॉमन था तो हमने बाहर निकाल लिया। फ़र्क यहाँ पर यह है पहले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कि पहले क्वेश्चन में हमारे पास मैसेज जो थे वो इक्वल थे, यहाँ पर मैसेज इक्वल नहीं है, एक 2 है तो एक 4 है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इक्वेशन वही है m1u1 प्लस m2u2। मैस 2 जो है वो 8 से और मैस 4 जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। जो मैसेज हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि इनको ऐड कर लीजिए, स्टिक टुगेदर वाली सिचुएशन हो जाएगी और फिर आप वेलोसिटी बआसानी निकाल सकते हैं। तो ये 16 और ये 8 तो 24, और जब 6 से डिवाइड करेंगे तो आप इसका 4 आंसर आ रहा है, और यहाँ 4 जो है वो आपके पास ए है, तो ये आप कहेंगे कि जी इसका आंसर हमारे पास ए है। तो होपफुली आपकी ये बात समझ में आ गई है। अच्छा, अब यहाँ देखें, बहुत ही सिंपल लेकिन कंफ्यूजिंग बाज़ औक़ात हो जाता है ये। अ मैस एक्सिलरेट्स यूनिफॉर्मली व्हेन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब वो कह रहा है कि जी हमारे पास एक मैस है जो एक्सेलरेट कर रहा है यूनिफॉर्मली, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी इसके ऊपर, 0 होगी। आपने कहा नहीं, अगर 0 होगी तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता। फिर इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, रिजल्टेंट फोर्स इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो अगर हमारे पास जो है वो फोर्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं हो सकता। तो हमने कहा कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। फिर कहा कि इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, तो हमने कहा कि नहीं, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए होती है, तो इस केस में ये भी सही आंसर नहीं है। लेकिन सही आंसर क्या है, तो सही आंसर जो है वो सिंपली ये है कि जब हमारे पास कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगी तो उसके पास जो है वो फोर्स 0 नहीं होगी, बल्कि एक कांस्टेंट फोर्स होगी, और यही कांस्टेंट फोर्स उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में रखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 11, और वैसे सीक्वेंस के लिहाज से देखें तो क्वेश्चन नंबर 5 है अभी हमारा ये। तो इसको अगर आप देखें तो ये हम जो है वो कह रहे हैं यहाँ पर कि अ मॉलिक्यूल ऑफ मैस m ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी u हिट्स अ वर्टिकल वॉल एट राइट एंगल्स टू द वॉल, यानी हमारे पास अगर ये वॉल है तो बॉल जो थी वो या मॉलिक्यूल जो था वो हमारे पास किसका है, स्मॉल m है, इसका मैस, और ये जाके हिट कर रहा है u वेलोसिटी से और वर्टिकली हिट कर रहा है। इट देन रिबाउंड्स हॉरिजॉन्टली, उसी वेलोसिटी से रिबाउंड कर लिया उसने, यानी इसको फाइनल वेलोसिटी लिख दें आप। तो अगर आपने इसको v लिखा है तो समझने की ज़रूरत है कि ये v जो है दरअसल -u के इक्वल है। अब आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द चेंज इन द मोमेंटम, तो चेंज इन द मोमेंटम आप सिंपली जानते हैं कि m तो ज़ाहिर है कि कांस्टेंट ही है, वेलोसिटी की चेंज असल में जो है वो चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो mv माइनस mu। तो अगर आप इसको यूं करके लिख दें, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि आंसर्स किसी और तरीक़े से दिए गए हैं, तो आपने कहा कि भाई हम ये वाला कॉन्सेप्ट अगर यहाँ यूज़ कर लें कि v इज़ इक्वल टू माइनस u, तो फिर ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये -2mu हमारे पास जो है वो चेंज इन मोमेंटम होगा, और इसका आंसर ऑब्वियसली हमारे पास जो आ रहा है वो D आ रहा है। आई होप कि ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, समझ में आ गया आपकी ये। फिर आगे बढ़ें तो यहाँ पर देखें वही तकरीबन चीज़ है जो हमने अभी की थी, वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, एक की 60 है, एक की 40 है, मैसेज जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है तो हमने माइनस कर दिया है, ऐड कर लिया है, और इससे हमने वेलोसिटी निकाल ली जो यहाँ पर 10 आ रही है। तो ये इस तरह के आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन मुस्तकिल पूछ रहा है वो आपसे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर आप जाएं
तो अ बॉल फॉल्स वर्टिकली एंड बाउंसेस ऑन द ग्राउंड. The following statements are about forces acting while the ball is in contact with the ground. Which statement is correct? तो ये 3-4 बातें हैं कि जब बॉल हमारे पास जो वो कांटेक्ट में है ग्राउंड से तो क्या सूरत हाल है, बाउंसेस बैक हो रही है वो. अब यहाँ देखें कि उसने आपको स्टेटमेंट्स दिए हैं, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है. A. The force that the ball exerts on the ground is always equal to the weight of the ball. याद रखिए कि वेट जो है वो जिस तरह से डिफाइन किया जाता है कि वेट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑन द बॉल या बॉडी. तो ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जी हमारे पास जो है वो बॉल उस फोर्स से हिट करेगी जो उसका वेट है. नो. दूसरी चीज़, मैं जो सही आंसर है वो बाद में आता हूँ, या चलें उसको देख लें पहले. The force that the ball exerts on the ground is always equal in magnitude and opposite in direction to the force the ground exerts on the ball. अब अगर आप रिकॉल करें तो आप आसानी ये रिकॉल कर सकते हैं कि ये असल में थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात हो रही है, यानी एक्शन और रिएक्शन की बात हो रही है. तो आपने कहा कि हाँ ये बिल्कुल सही बात है. सी को अगर आप देखें तो फोर्स दैट द बॉल एक्सर्ट्स ऑन द ग्राउंड इज़ ऑलवेज लेस देन द वेट. तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये वेट से इसका सच कोई ताल्लुक नहीं है. हमारे पास जो है वो वेट की डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ कहीं लीड नहीं करती. तो हमने कहा कि ए और सी का इस आंसर से स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है. द वेट ऑफ द बॉल इज़ ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन टू द फोर्स दैट द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन द बॉल. द वेट ऑफ द बॉल equals in magnitude and opposite in direction to the force that the ground exerts on the ball. अब देखें यहाँ फिर अगेन एक बहुत ही बारीक सी बात, अगर आपको लगेगा तो आप कहेंगे यार ये तो सही लग रहा है हमें. द वेट ऑफ द बॉल इज़ ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड टू द फोर्स द ग्राउंड एक्सर्ट्स ऑन द बॉल. अगर यहाँ तक बात होती तो ये सही था, लेकिन इसने ये अपोजिट इन डायरेक्शन कह के इस सेंटेंस को गलत कर दिया. चूँकि हमें पता है कि असल में जो हमारे पास ग्राउंड है, अर्थ है मसलन, वो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है तो वो सेम डायरेक्शन में होती है, यानी टुवर्ड्स दी अर्थ होता है. और हमारे पास जो है वो फोर्स जो है वो वेट कहलाती है. तो इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत, ये स्टेटमेंट भी गलत, और ये स्टेटमेंट जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से आ रहा है जो कि ठीक स्टेटमेंट है. होपफुली ये बात आपके समझ में आ गई है. इसी तरीके से देखिए कि यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, चेंज ऑफ मोमेंटम की बात नहीं की जा रही, बल्कि अगर आप इसकी लास्ट लाइन पढ़ें तो ये टोटल मोमेंटम की बात कर रहा है. और क्या कहा है, द डायग्राम शोज अ सिचुएशन जस्ट बिफोर अ हेड ऑन कोलिजन. A lorry of mass 20,000 kg is traveling at 20 meter per second towards a car of mass 900 kg traveling at 30 meter per second towards the lorry. तो इसको आप जो है वो अगर टोटल जो है वो कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास क्या सूरत हाल है. एक की जो है वो डायरेक्शन अगर ये है, दूसरे की डायरेक्शन ये है, माइनस कर दें, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो आपके पास इसको सब्ट्रैक्ट करके आंसर ये आ जाएगा. तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन 8 के बाद जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पास क्वेश्चन 9 को अगर आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. एक बिल्कुल डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको अगर आप देखें तो इन्होंने आपसे कहा है कि मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो ये डेफिनेशन है, नॉट द स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो ये सही नहीं है. इन एन इलास्टिक कोलिजन मोमेंटम इज़ कांस्टेंट, ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा. फिर कहता है मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ कांस्टेंट. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये एक बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, तो यही इसका आंसर है. द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ये है तो सही, ये एक सही इक्वेशन है, लेकिन इस वक्त ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जब हम बात कर रहे हैं तो वो उसके लिहाज से ये सही नहीं है. तो आपने कहा कि ये हमने नहीं कंसीडर करना. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी आप देखें, ये कुछ उसी तरह का है कि हमारे पास जो है वो 2 रेलवे जो ट्रक्स हैं, मैसेज उनके M और 3M हैं, वो आपके पास जो अपोजिट डायरेक्शन से चल रहे हैं. और जब वो उसके बाद उनकी बात क्या होता है कि स्टिक टुगेदर वाली सिचुएशन हो जाती है.
तो जब वो स्टिक टुगेदर हो जाएं, तो जिसको अब हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो अब बहुत आसानी से इसकी वेलोसिटी निकाल चुके हैं। मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इसे बहुत ईजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ देखें, यहाँ पर आपके पास जो है ये कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह ये वॉल वाला क्वेश्चन था, और यहाँ पर जो है वो अगर आप गौर करें तो उसने आपसे कहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m स्ट्राइक्स अ वर्टिकल रिजिड वॉल परपेंडिकुलरली फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट टू द विद द वेलोसिटी v। तो लेफ्ट से वेलोसिटी v से वो हिट करता है। इफ़ द कोलिजन इज़ परफेक्टली इलास्टिक, यानी कोई एनर्जी वगैरह लॉस नहीं हो रही, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व है, तो टोटल चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल दैट अकर्स एट अ रिजल्ट ऑफ द कोलिजन इज़। अब इस कोलिजन के नतीजे में जो मोमेंटम है वो देखिए उसने क्या किया है। तो पता चला, जैसे मैंने पहले कहा था आपसे, कि अगर आपके पास एम वी माइनस एम यू हो, तो यहाँ एम वी माइनस एम वी, अगर अब आप इसको जो है वो वैसे लिखें जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया था, तो वो -2mv आ रहा है या mu आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कि यहाँ उसने आपको माइनस का साइन नहीं दिया, तो इनफैक्ट यहाँ पर वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिहाज से कि यानी मैग्नीट्यूड क्या है उसका। नेगेटिव कहीं नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपने कहा कि नेगेटिव डायरेक्शन के लिहाज से वो आपसे कुछ नहीं पूछ रहा। डायरेक्शन को उसने नेगेटिव के बजाय किस तरह से देखा है, टू द लेफ़्ट। तो वो आंसर तो वैसा वही है, लेकिन अब उसने नेगेटिव आपको दिखाने के बजाय इस नेगेटिव को टूवर्ड्स लेफ़्ट देख लिया। तो आपने कहा कि भाई इसका बस आंसर ये है, ख़त्म। राइट साइड पर नहीं है, एम वी नहीं है किसी सूरत से। तो ये भी एक बात याद रखिए MCQs में कि जितने आप ये कहने के काबिल हो जाएं कि फ़लाँ चीज़ नहीं है या फ़लाँ आंसर नहीं है, उतने ही आप सही आंसर के करीब हो जाएंगे। तो आपने कहा कि एम वी तो ज़ाहिर है इसका टोटल मोमेंटम नहीं है या चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं है आफ्टर कोलिजन, तो वो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए। तो अब वो 50% तो आंसर आपने वैसे ही निकाल लिया। अब सिर्फ ये देखना है कि भाई इनमें राइट और लेफ़्ट में कौन सा सही है। तो राइट पे तो जा नहीं रहा, जा रहे तो लेफ़्ट पे जा रहा है। तो आपने कहा कि इसका मतलब है कि सिंपली वो जो 50-50 आता है कौन बनेगा करोड़पति में, तो अब आप 50 पे से आसानी से आपने जो है वो इसको चूज़ कर लिया। तो ये फिर आपने जैसे देखा कि आसानी हो जाती है अगर आप ये देख सकें। और वैसे भी याद रखिए कि अगर आप किसी चीज़ को ये कह सकते हैं कि ये नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी वो नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। चूँकि नहीं कहना बड़ा मुश्किल काम है, हाँ कहना जो है वो इतना मुश्किल नहीं है। आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं, तो वहीं से बस प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो इस बात का ख्याल रखिए कि हमारे पास जो है वो नहीं कहना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। और अगर आप जो है वो किसी चीज़ को सही तरह जानते होंगे तभी आप उसको स्ट्रॉन्गली नहीं कह सकेंगे। अब देखें यहाँ इस क्वेश्चन को देखें, इसने बोल्ड में लिख दिया है नॉट, विच इज़ नॉट वन ऑफ द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो अब आप देखें, द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स एक्स। अब आपको पता है कि दरअसल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, तो ये आपके पास जो है वो न्यूटन्स लॉज नहीं हैं। तो आपने कहा भाई यहाँ तो हमें पहले ही पता चल गया कि आंसर इसका ये है, लेकिन हम ज़रा और भी देख लें कि भाई बाकी क्या हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो पता चला कि ये हमारे पास दरअसल हमें लीड कर रहा है टूवर्ड्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A, या F इज इक्वल टू ma। तो हमने कहा ये तो न्यूटन सेकेंड लॉ था। फिर इफ़ अ बॉडी एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन अ बॉडी, देन बॉडी B एक्सर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिटली डायरेक्टेड फोर्स ऑन बॉडी A। तो A अगर B पर एक फोर्स एक्ट करती है तो B जो है वो A पर फोर्स करता है, इक्वल एंड अपोजिट। हम पढ़ चुके हैं कि ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये भी हमारे पास सही जुमला है, सही सेंटेंस है, ये सही स्टेटमेंट है। अ बॉडी कंटिन्यूज इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई सम एक्सटर्नल फोर्स। ये क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था ये। और ये लॉज मैं जो है वो डिस्कस कर चुका हूँ इस चैप्टर के पहले डिस्कशन में, पहले लेक्चर में। और इसको अगर आप डिटेल से देखना चाहें तो इसको आप देखिए और इसको पढ़िए और इसको आपको समझ में आएंगी। बहुत सारी चीज़ें मैंने वहाँ डिस्कस की हैं डिटेल में, लेकिन बहरहाल सिंपल सी चीज़ ये है जो मैंने अभी बताई आपको। A constant mass undergoes uniform acceleration
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट। पहले ही कह रहा था कौन सा नहीं है करेक्ट, अब कह रहा है कि कौन सा करेक्ट है। अ कांस्टेंट फोर्स undergoes a uniform acceleration, which of the following is a correct statement about the resultant force acting on it। पहले भी देख चुके हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या होगा जब कांस्टेंट मास, अभी कांस्टेंट मास जो है वो उसने ऐड कर दिया है यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, तो उसने वैसे ही बात की हुई थी। तो F इज़ इक्वल टू एम ए जब आप कहते हैं तो जाहिर है कि हमारे पास मास तो चेंज नहीं हो रहा है, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ए है। यानी अगर आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो फोर्स कुछ ना कुछ होनी चाहिए, लेकिन कांस्टेंट होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं हो सकती। बाकी मैं पहले ही आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये चीज़ें इस तरीके से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो विच इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगेन द सेम थिंग, बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा एक आपने देखना है कि सेंटेंस क्या है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ऑफ इंटरेक्टिंग बॉडीज रिमेन कांस्टेंट प्रोवाइडिंग नो एक्सटर्नल फोर्स। और हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि बाकी जो हमारे पास हैं उनको हम गलत कहने के काबिल हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अ फोर्स इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स किसी हद तक कह सकते हैं आप इसे। इन ए परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हमने इलास्टिक कोलिजन की तो अभी बात ही नहीं की है। द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज़ द प्रोडक्ट, ये तो डेफिनेशन है प्रोडक्ट की। तो इसका मतलब है कि ये तीनों हम इस काबिल हुए कि ये तीनों जो है इनको कह सकें कि ये गलत है। तो ये हमारे पास जो है वो, जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप इस काबिल होंगे कि ये कह सकेंगे कि गलत हैं तो फिर ही आप सही तक पहुंच सकेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 15, फिर अगेन ये आपके पास शुरू का जो डिस्कशन था उससे मुताल्लिक़ है, न्यूटन्स लॉज वगैरह के हवाले से और फोर्सेस के हवाले से। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट पी इज़ 1/10 ऑफ दैट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट क्यू। एक प्लैनेट पी है और वहाँ जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो क्यू के मुकाबले में 1/10 है। ऑन द सरफेस ऑफ पी अ बॉडी हैज़ इट्स मास मेजर्ड टू बी, यानी मास जो है वो आपके पास 1 kg का है, एंड इट्स वेट मेजर्ड टू 1 न्यूटन। ख्याल रखिए कि आपके पास जो एक प्लेनेट जहाँ पर जो उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है कितनी है, पता चला कि वो उसका प्लेनेट क्यू की जो जी की वैल्यू थी उसका 1/10 थी। तो उस वक्त उसने आपको बताया कि मास ये है, वेट ये है। What results are obtained for the measurements of the mass and weight of the same body on the surface of planet Q। तो planet Q को क्या करें, तो आपने कहा भाई पहले तो हमारे पास जो ये बात हो रही थी कि ये 1/10 है, तो अगर हमें GQ पता हो तो mass तो पता ही है हमें, हम weight निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे पता चले, तो हमने कहा कि जी हमारे पास weight था P का 1 और इसका mass था 1, और हमसे ये कहा गया था कि जो GP है वो GQ का 1/10 है, तो आपने यहाँ लिख दिया। तो पता चला कि आपके पास GQ जो आ रहा है वो 10 आ रहा है। बस अब इस 10 को आप यहाँ यूज़ कर लें, और उसके बाद आपके पास मास तो जैसे पता ही है हमें कि कांस्टेंट होता है, 10 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो वेट है किस चीज़ का, बॉडी का, Q पर वो आ जाएगा। अब वो यहाँ पर देखें आप कि मैथ्स तो सबसे पहली बात तो ये, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा कि जब आपको ये पता है कि मैथ्स कांस्टेंट होता है, प्लैनेट टू प्लैनेट चेंज नहीं होता, तो इसका मतलब है कि सी और डी तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि ये 10 kg हो गए, तो आपने कहा तो हो ही नहीं सकता। अब रह गया सिर्फ ये मामला ए और बी का। तो पता चला कि हमारे पास जो 10 है वो या तो आंसर हमें देगा और या 0.1 देगा। तो यहाँ हमने जो है वो इसको निकाल लिया कि GP जो है वो 1/10 है, और जो है वो हमारे पास जो है वो GQ जो है उसको अगर हम देखें तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है, तो पता चला कि हमने इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वो 10 आ गया, और 10 से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, तो हमारे पास ये आंसर बी आ जाएगा। दैट्स इट। 16 क्वेश्चन को देखें। अ साइक्लिस्ट इज राइडिंग एट स्टडी स्पीड ऑन अ लेवल रोड। According to the Newton's third law of motion, what is equal and opposite to the backward push of the back wheel on the road? तो अगर आपके पास जो है वो ये है सूरत हाल, तो पता चला वो कह रहा है कि what is the equal and opposite to the backward push of the back wheel on the road, यानी आपके पास जो है वो ये आपके पास फोर्स है जो व्हील अप्लाई कर रहा है रोड पर, बैकवर्ड फोर्स। तो अब कौन सी बात इसमें सही है,
तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइकिलिस्ट ऑन द पैडल, पैडल से कोई ताल्लुक नहीं है। द फॉरवर्ड पुश ऑफ द रोड ऑन द बैक व्हील, तो जैसे अभी आपने देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के लिहाज से कि अगर एक फोर्स ये एक्ट हो रही है और कहाँ से हो रही है, व्हील से हो रही है, तो अब ग्राउंड क्या करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा और उसकी डायरेक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगी, चूँकि बैकवर्ड डायरेक्शन के अपोजिट होगी। और इसका मतलब क्या है कि दरअसल आपके पास ये वाली बात जो है वो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बिल्कुल ठीक है। और ये जहन में रखिए कि जब आप व्हील की बात कर रहे हैं तो व्हील और ग्राउंड ये आपके पास एक पेयर बन रहा है या सिस्टम बन रहा है, और ये जो फोर्सेस लगाएंगे वही एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगी। अदरवाइज़ जो आपके पास पैडल पर फोर्स लग रही है उससे ताल्लुक़ नहीं है ग्राउंड और व्हील का। तो अगेन द सेम थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने जो आपको लेक्चर 1 जैसे मैंने बताया कि वहाँ जाकर आप इसको डिटेल से देख सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, इसको बेल का जो आइकन है उसको प्रेस करें ताकि जो भी मैं अपलोड करूँ नए लेक्चर्स आपको मिलते रहें, और आप अपना कोर्स 9702 फिज़िक्स जो है उसको मेरे साथ कंप्लीट कर सकें बग़ैर किसी और हेल्प के। इंशाल्लाह आप ये काम कर पाएंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप जो लेक्चर्स हैं उनको एक तो ज़ाहिर आपने सब्सक्राइब किया हुआ हो ताकि हर दफ़ा जब भी लेक्चर आपके पास अपलोड हो आप देख सकें उसे। और ज़ाहिर है कि बैठ के आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर सिर्फ दे दूँगा या इसको अपलोड कर दूँगा तो ये जो है वो आपको एग्ज़ाम में पास नहीं करवाने वाला। आप जब तक खुद नहीं पढ़ेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं इसको, उस वक्त तक कुछ नहीं होने वाला। तो कॉन्सेप्ट्स अगर कहीं गड़बड़ हो रहे हैं तो वो आप कमेंट्स में लिखें, बताएं, और वो फिर मैं उसको ठीक करूँगा। लेकिन इसको शेयर करें, लाइक करें इस चैनल को, ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और जाहिर है कि थोड़ी सी फिर हमारी भी इज़्ज़त जो है वो हौसला अफजाई होगी कि हम जो है वो इसको और रेगुलरली आपको अपडेट करते रहें। एनी हाउ, तो आगे बढ़ते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 17 देखें, यहाँ पर भी वही चीज़ है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बज़ाहिर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन को मार्क किया है ताकि जो है वो ये कॉन्सेप्ट आप तक पहुँच सकें। ये नवंबर 06 का पेपर है और क्वेश्चन जो है वो आपके पास ये है, द फोर्स F इज़ अप्लाइड टू अ फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट at one instant of the time the object has velocity v and acceleration a, which quantities must be in the same direction। अब देखिए ये याद रखिए कि f is directly proportion to a जो हमने पढ़ा है, या f is equal to ma जो हमने पढ़ा है, इसका जो है वो जहन में रखिए इस इक्वेशन को। तो ये मैं पहले भी बात बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना ज़रूरी नहीं है, वेलोसिटी और फोर्स का एक डायरेक्शन में होना ज़रूरी नहीं है। इसी तरीके से वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन का एक डायरेक्शन में होना ज़रूरी नहीं है। फोर्स हमेशा या तो आप इसको कहेंगे कि डायरेक्शन होगी उसकी एक्सेलरेशन वाली, और या फोर्स की डायरेक्शन होगी रेट ऑफ चेंज या चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन। तो ये ख्याल रखिए कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होता है। तो उसने मस्ट कहा है तो मस्ट पर ही जाइए, और सिर्फ ये वाला ऑप्शन यानी ए एंड एफ ओनली, ये टू क्वांटिटीज़ जो हैं ये सेम डायरेक्शन में होंगी। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अब देखिए ना, यानी मिसाल के तौर पर आप ये देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है वो उसकी डायरेक्शन तो ये है, लेकिन अगर ये वैल्यू कम हो रही है, यानी इनिशियल वेलोसिटी ये थी, फाइनल वेलोसिटी ये थी, अब ये चल रहा है यूँ करके, लेकिन अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा है यानी 40 है मसलन और इसकी वैल्यू है 20 मीटर पर सेकंड, तो अब आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। तो आपके पास जो चेंज ऑफ वेलोसिटी है वो आपके पास जो है वो फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो बी केयरफुल। तो आपके पास एक्सेलरेशन या फोर्स की डायरेक्शन चेंज ऑफ वेलोसिटी हो सकती है, वेलोसिटी ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर्स हो, ज़रूरी नहीं है। मस्ट जो इसने लिखा है वो अगर है तो फिर तो गड़बड़ है, यानी उसको आपको देखना है। अदरवाइज़ हाँ कह सकते हैं कि हो सकती है। यहाँ देखें ये वो सिचुएशन आ गई जो अभी हमने डिस्कस की थी मोमेंटम वाली, कि हमारे पास जो है द डायग्राम शोज अ कैनन बॉल फायर्ड फ्रॉम ए कैनन, the mass of the cannon is 1000 kg and the mass of the
कैनन बॉल इज 10 kg, मैसेज दिए हुए हैं, द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द कैनन इज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी दी हुई है कैनन की, व्हाट इज़ द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द कैनन बॉल। तो अब आपको पता है कि ये आपके पास जो है वो इनिशियल मोमेंटम तो इसका ज़ीरो है, चूँकि ना तो कैनन मूव कर रही है ना बॉल मूव कर रही है, लेकिन जब आप फायर करते हैं तो बॉल अगर इस डायरेक्शन में जा रही है या कैनन बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है तो कैनन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और किस डायरेक्शन उसकी वेलोसिटी दी हुई है उन्होंने, रिकॉयल वेलोसिटी दी हुई है 5 मीटर पर सेकेंड, मैथ दिया हुआ है। तो ये आपके पास इक्वेशन, नेगेटिव साइन यहाँ हमने नहीं लगाया, क्यों, इसलिए कि हमारे पास ऑलरेडी उसने यहाँ लिख दिया है कि हमारे पास जो है वो रिकॉयल वेलोसिटी है। अगर ये वो -5 लिखता तो इसका मतलब भी वही होता, रिकॉयल वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ लिख दिया उसने तो हमें यहाँ नेगेटिव साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बी आप बड़ी आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पर एक और बात फिर थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी की तरफ ले जाऊँ कि अगर हमारे पास मैस 10 kg है तो वेलोसिटी उसकी क्या होगी, जबकि जब हमारे पास मैस 1000 kg था तो वेलोसिटी 5 थी। तो आप देखें कि 1000 टाइम्स अगर जो इसकी सूरत हाल है तो मैस जो है वो अगर आप देखें तो ये पता चला कि अगर आपके पास आ रहा है 5000 तो उस वक्त वेलोसिटी आ रही है 5, तो ये आप इसका रेशो निकालें तो ये आपके पास वही रेशो होगा जो यहाँ आ रहा है। तो यहाँ जैसे कि आपके पास मैस कम हुआ तो वेलोसिटी बहुत बढ़ गई, यानी अगेन द सेम थिंग, अगर आप 1000 को 5 से मल्टीप्लाई करें तब भी 5000 आएगा, और अगर आप 500 को 10 से मल्टीप्लाई करें तब भी 5000 आएगा। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम जो है वो दोनों के यानी इनिशियल जो है वो तो ज़ीरो था, लेकिन फाइनल जो है वो दोनों का इक्वल आ रहा है, एक का मैस ज़्यादा तो दूसरे की वेलोसिटी ज़्यादा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखें क्वेश्चन 19 में फिर अगेन जो है वो हम इक्वेशंस और फोर्सेस की तरफ चले गए हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ एन इनिशियल वेलोसिटी u, it is subjected to a constant force for time t seconds, causing a constant acceleration a. The force is not in the same direction as the initial velocity. अब देखें जैसे ना मैंने आपसे कहा था कि इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना या वेलोसिटी की डायरेक्शन में होना ज़रूरी नहीं है। तो नतीजा क्या हुआ, द वेक्टर डायग्राम इज़ ड्रॉन टू फाइंड द फाइनल वेलोसिटी। अब ये आपने कहा कि जी हमारे पास वेक्टर का अगर कॉन्सेप्ट देखें तो एक वेक्टर ये है, और इसमें आपने हेड टू टेल रूल के हेल्प से जब दूसरा वेक्टर ऐड किया तो ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है, यानी इनफैक्ट u v ये दोनों वेलोसिटीज़ हैं, तो ये भी दरअसल वेलोसिटी ही होगा। अब वो आपसे कह रहा है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ साइड x ऑफ द वेक्टर डायग्राम। तो जैसे मैंने आपसे कहा पहली बात तो ये कि ये भी वेलोसिटी ही होगा, और अगर आप रिकॉल करें अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तो वो थी v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब u प्लस दिस वन, तो ये क्या चीज़ है असल में, v इज़ इक्वल टू, यानी ये v इज़ इक्वल टू यू प्लस एक्स, तो x क्या चीज़ है, ए टी है, दैट्स इट। अगर ये आपके समझ में आ जाए बात तो बहुत अच्छी बात है कि ये आपके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसमें आपने ये वेलोसिटी ऐड की है तो फाइनल वेलोसिटी ये आ रही है। दो बातें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, एक तो ये सारी क्वांटिटीज़ का तस्करा कि ये सारी क्वांटिटीज़ वेलोसिटी ही हैं, शक्ल इनकी दूसरी है, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है या फाइनल वेलोसिटी है, यहाँ इसको हमने एक्सेलरेशन और टाइम की टर्म्स में देख लिया। जो शुरू के हमारे लेक्चर्स थे, डिस्कशन थी कि हमारे पास जो है वो होमोजेनस इक्वेशंस में तमाम क्वांटिटीज़ जो हैं वो सेम होनी चाहिए बाय नेचर, तभी हम इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये ए टी बज़ाहिर तो v या u या वेलोसिटी नहीं दिखती, लेकिन जब इसके हम यूनिट्स देखते हैं तो हमें कंफर्म हो जाता है कि ए टी भी दरअसल हमारे पास क्या है। तो पता चला कि जब हमने इसको कैंसिल किया तो ये हमारे पास जो है वो मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है। तो ए टी भी दरअसल फाइनल बात यह है कि ये भी वेलोसिटी ही है। तो ये x जो है फाइनली फ़िलहाल हम ये कह सकते हैं कि ये ए टी है। फिर क्वेश्चन 20 को देखें तो व्हाट इज़ मेंट बाय द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ये पुरानी चीज़ है, आप पढ़ चुके हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फील्ड नहीं,
ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास वेट होता है। फील्ड कुछ और चीज़ है और फोर्स कुछ और चीज़ है। तो इसको जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप देखना चाहें तो जो शुरू के लेक्चर्स हैं उनमें देखें, खुसूसन इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है उसमें उसको देखें। और 21 क्वेश्चन को आप देखें तो कहता है कि द ग्राफ शोज द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉल एज इट इज़ किक्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। तो हमारे पास जो था वो मोमेंटम ये था, और जब इसको हमने जो है वो कुछ देर के बाद देखा तो इसका मोमेंटम ये हो चुका है। तो यहाँ पर इसका मोमेंटम चेंज हुआ और फिर उसके बाद ये हमारे पास वो टाइम इंटरवल है जिसके दौरान में इसके मोमेंटम को हमने P1 से P2 होते हुए देखा, या इसका मोमेंटम P1 से P2 हो गया। तो हमारे पास जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की जा रही है, इनिशियली द मोमेंटम इज P1 एट टाइम T1, एट टाइम T2 द मोमेंटम इज P2। तो ज़ाहिर चेंज आ गई है। What is the average force acting on the ball between time T1 and T2? तो हमें पता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो एवरेज फोर्स होती है। मोमेंटम की चेंज की अगर आप बात करें तो P1 माइनस माइनस P2। P1 पॉजिटिव था, इसको पॉजिटिव ले लिया, ये नेगेटिव है, और इसको जो है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेंज का पता चलेगा। तो सिंपल सी बात ये है कि फोर्स जो आ रही है वो हमारे पास ये आ रही है P1 प्लस P2 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। तो ये इस तरीके से हमारे पास आ रहा है। ये आज मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह इसको करेंगे हम, दूसरे जो हमारा पास अभी टॉपिक आएंगे उसके साथ साथ हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो इसको देखिए, होपफुली जो आज मैंने डिस्कस किया है या आपकी समझ में आ गई हैं चीज़ें, लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और उससे रिलेटेड जो कंडीशंस हैं, कुछ हमने प्रॉब्लम्स भी आज देखी हैं MCQ की शक्ल में। तो कोशिश कीजिए कि इसको आप समझ लें ताकि जो है जो आप इसके जो P2 के क्वेश्चंस हैं वो भी बड़ी आसानी से कर सकेंगे। इक्वेशंस जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो बुनियादी इक्वेशन है वो आपके पास ये है इक्वेशन कि जिसमें आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को देखते हैं, और जो कंडीशंस हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन है जो असल में आपने याद रखनी है, और वो ये है कि MAUA प्लस MBUB इज़ इक्वल टू MAVA प्लस MBVB। मेरे जो सेकंड मेरा डिस्कशन था, यानी चाहे लेक्चर था पार्ट 1 जिसको आप कह लें मोमेंटम का, वहाँ मैंने कुछ चीज़ें एक तरीके से थोड़ी सी ड्राइव भी की हैं। उनको हर चीज़ को ड्राइव करने की ज़रूरत आपको नहीं है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर F इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो ये मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो इसका प्रूफ भी कभी कभार वो मालूम कर लेता है, लेकिन ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपने। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो इक्वेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन को समझने के लिए मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको ये सारा डिस्क्राइब भी कर दिया जाए, क्योंकि एक बहुत आसान सी बात तो ये है कि आप भी खुश, मैं भी खुश, टीचर्स भी खुश, अब्बा भी खुश, अम्मा भी खुश कि हमारे पास जो बस वो इक्वेशंस हैं उनको याद कर लो, अल्लाह खैर सल्ला। तो वो रट्टाफिकेशन वो बच्चे करें जो सिर्फ पास करने के लिए फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप वाकई सब्जेक्ट से मोहब्बत करते हैं या सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा समझ के करें, ताकि आप टीचर्स की उंगली ना पकड़े रहें। जैसे ही आप उंगली छुड़ाने की कोशिश करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो कॉन्सेप्ट जो हैं वो अगर आपके अच्छे हो जाएं, ठीक हो जाएं, तो फिर आप जल्द से जल्द जो है वो ये सारे न्यूमेरिकल्स, आने वाले न्यूमेरिकल्स ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको रिवाइज़ कीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि नए जो भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँ वो आपको मिलते रहें, और अपने दोस्तों से जो है वो ये शेयर करें और लाइक करें चैनल को, ताकि जो है वो हमारी भी हौसला अफजाई हो और चीज़ें आगे बढ़ती रहें अच्छी तरीके से। अपनी सेहत का ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।